नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार 2024 में। खास शो हिंदुस्तान का वो शो जहां पे हम लेकर के आए हैं एक बड़ी प्रोग्रामिंग, बड़ा शो, मेगा शो है, देश का सबसे बड़ा शो है डिजिटल मीडिया का, जहां हम समझने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया की। इसका बढ़िया जबरदस्त एनालिसिस होगा और देश के बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड से जमा होंगे, इकट्ठा होंगे, इस शो पे आपके साथ होंगे और आपकी बात को रखेंगे, यानी आपसे रिलेटेड बातों को समझेंगे, बाजार को समझेंगे, व्यापार को समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे सरकार को। प्रक्रिया कैसी रही, चुनाव कैसे रहे, किस तरीके की चीजें, उतार चढ़ाव, अभी तक का जो एनालिसिस निकल करके आ रहा है, इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस भी समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग सेक्टर्स के लोग, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को और आने वाली जो नई सरकार होगी उसके लिए किस तरीके के सुझाव होंगे आम जनता के, लोगों के, इंडस्ट्रीज के, वो सारी चीजें जानेंगे, समझेंगे। तो ये खास शो लेकर के आए हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पे और ये चलने वाला है अगले 100 घंटे तक लाइव। तो ये देश का सबसे बड़ा शो है, 200 से ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे इस शो के अंदर में और अलग अलग तरीके से पोल्स को, पॉलिटिक्स को और पॉलिसीज को करेंगे डिस्कस। तो चलिए आज के मेहमानों से मिलवाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और एक एक करके आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में जुड़ रही हैं नंदिता पांडे जी। नंदिता पांडे जी देश के जाना माना नाम है, आपने बहुत सारे बड़े चैनल्स पे इनको देखा होगा। नंदिता जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी, और साथ ही साथ शीतल बाकरे जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। शीतल बाकरे जी न्यूरोलॉजी की जबरदस्त एक्सपर्ट हैं इस देश की और इस समय शायद दुनिया के किसी और कोने में है, हिंदुस्तान में शायद नहीं है, लेकिन वहां से भी नजर तो पूरी की पूरी है। शीतल जी, आज कहाँ हैं आप? देश के, दुनिया के किस शहर से, किस कोने से आज आप हमारे साथ जुड़ रही हैं? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मैं आज लंदन में हूँ बट पूरी तरीके से इंडिया के इलेक्शन पर नज़र रखी हुई हूँ। एक एक पॉइंट्स मतलब डेली हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते ही जा रहे हैं। जी, ठीक है। और एक चीज बता दें कि क्या नाम है, शीतल जी की खासियत ये है कि वो न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र के साथ साथ शेयर बाजार की भी एक्सपर्ट हैं। तो शेयर बाजार को नंबर्स की सहायता से जोड़ती, देखती, समझती हैं। तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखती भी हैं और सिखाती भी हैं हमको और हमारे दर्शकों को। खास मेहमान एक और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, नितिन गामी जी कोलकाता से। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी और पैनल मेंबर्स को भी नमस्कार और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी, और नितिन जी ज्ञान थ्योरी के महारथी हैं, शेयर बाजार के महारथी हैं और ग्रहों नक्षत्रों के महारथी हैं। तो इन सबको जोड़ करके नितिन जी बताते हैं कि सरकार और बाजार दोनों चीजों पर नजर रहती है, कैसे बन रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, सारी चीजें। और हमारे साथ में है अमित शास्त्री जी। अमित जी वास्तुशास्त्र के महारथी हैं और लेकिन ज्योतिष पे भी पकड़ रखते ही हैं और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। तो ये खास शो शुरुआत कर रहे हैं और सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं और इस पहले शो में, इस पहले सेगमेंट में यानी आज से शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत धर्म से, अध्यात्म से और उससे जुड़ी हुई चीजों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खास शो सरकार 2024 लेकर के आए हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पे और सभी दर्शकों का स्वागत है और ये आप ही का शो है। तो जो दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो किस तरीके से और चीजें, या अपनी अगर वॉइस भी शेयर करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, हम ओपन हाउस भी कर रहे हैं। तो ये खास शो शुरुआत कर रहे हैं आज सबसे पहले समझने की कि किस तरीके से ग्रहों से, नक्षत्रों से किस तरीके के संकेत हैं सरकार के लिए। किसे चुना जनता ने अपना नेता, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम बताएंगे आपको हर खबर का सच, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस। चलिए तो फिर एक एक करके शुरू करते हैं इस सिलसिले को, इस खास शो को, जहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं ग्रह क्या कह रहे हैं, नक्षत्र क्या कह रहे हैं और हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जा रहे हैं नंदिता पांडे जी के पास में। और नंदिता मैम, बहुत सालों से आप
नक्षत्रों को, ग्रहों को और सरकार के साथ में या राजनीति के साथ में जोड़ करके देखती आई हैं और बहुत सालों से आपने बहुत कुछ एनालाइज किया है। और मैं एक चीज जो समझना चाह रहा था कि ओवरऑल हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की भी कोई कुंडली है, और उसको देखते हुए क्या जो इस समय ग्रह नक्षत्र हैं और जिस तरीके की स्थिति चल रही है उसमें कुछ खास ऐसे संकेत या कुछ जी, खास जी। ऐसी बातें निकल के आती हैं जिस पे ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए इस समय जो भारतवर्ष की जो हॉरोस्कोप है भारतवर्ष की, उसमें लग्न राहु अ, में लग्न में राहु बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। और जो चंद्रमा है उस समय मून की महादशा चल रही, चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है। तो भारत के लिए जब अब तो खत्म होने वाला है मून का जो राशि महादशा है। लेकिन जिस समय मून की महादशा शुरू हुई थी उसी समय, उससे पहले से हम बोल रहे थे, इनफैक्ट हम तब आई थिंक साथी चैनल में काम करते थे और उस टाइम पे मैं बोल रही थी आज से 15-20 साल पहले से कि इस समय जैसे ही चंद्रमा की महादशा आएगी, भारत का उत्थान होना शुरू होता जाएगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में बैठ करके, पराक्रम स्थान पे बैठ करके एक मेहनत के द्वारा, एक परिश्रम के द्वारा, एक पराक्रम के द्वारा स्थितियों को मजबूत करता है, स्थितियों में सुदृढ़ता लेकर के आता है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी एक स्थितियाँ हैं। और चंद्रमा के बाद अभी मंगल की महादशा और फिर उसके बाद राहु की। और जब राहु की महादशा आएगी, क्योंकि राहु उच्च का बैठा है, ये लगभग 2030-32 के आसपास होगी। और वहां पे आप देखेंगे 18 साल के लिए भारत के लिए विश्व गुरु अभी तो ऑलरेडी बनने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो स्थितियां जो बनेंगी बहुत ही प्रबल स्थितियां बनेंगी, बहुत मान सम्मान, इस तरह की भी स्थितियां भारत के लिए बनती जाएंगी। तो ओवरऑल इफ आई लुक एट इट, तो वी आर ऑन एन अपवर्ड ग्राफ और बहुत अच्छे सिचुएशंस में जाएंगे। और जहां पे भी आएगी, कोई भी गवर्नेंस आएगी, कोई भी कुछ होगा, जैसे पिछले 10 वर्षों में भी देखें तो मोदी जी ने बहुत सारे एक डिसीजंस लिए जो पॉजिटिव, सकारात्मक डिसीजंस भी रहे हैं भारत के लिए, और भारत को जोड़ने के लिए जो डिसीजंस रहे हैं, चाहे वो 370 हो या कोई भी और डिसीजन हो, या इंटरनेशनल एरिया में जो डिप्लोमेटिक उनके विक्ट्रीज रहे हैं, ट्रायम्फ्स रहे हैं, तो ये उस दशा की वजह से भी मोदी जी को वो प्रबलता मिली है। उनकी अपना चार्ट तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी वजह से उनको ये काफी कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती गई, जिस वजह से ये सारी चीजें संभव हो गई। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, भारत का नाम विश्व में लोग जानने लग गए हैं। मैं कई वर्षों से विदेशों में गमन करती रही हूँ। आज से 10 साल पहले जब हम जाते थे, किसी भी शॉप में आप एंटर करते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा जो सेल्स पर्सन है बहुत ज्यादा क्यूरियस होते थे आपको एंटरटेन करने के। लेकिन आज की तारीख में मैं देखती हूँ कि कोई भी भारतीय इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी शॉप में एंटर करता है तो वहाँ के जो सेल्स रैप्स होते हैं उनकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति के पास बाइंग कैपेसिटी है और ये अगर हमारी दुकान में आया है तो कुछ खरीद के जाएगा। और सारे के सारे आप नोटिस करेंगे, आप कहीं पे भी हैं, और शीतल जी तो अभी लंदन में है तो शी वुड नो बेटर, कि आप जैसे ही जाते हैं जिसे जी। बोलते हैं वो मिलने शुरू हुए हैं, और मान सम्मान भी मिलना शुरू हुआ है। चाहे आप इंडियन आर्मी की तरफ भी देखें, वहाँ के भी वॉर जोन में आई हैव रिलेटिव्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, और वहाँ पे भी वो बताते हैं मेरे को कि पहले जब वो विदेशों में किसी भी वॉरफेयर या एक्सरसाइजेस के लिए जाते थे तो उतना कोई लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एकदम से खड़े होकर के एक अटेंशन के साथ उनको जो सम्मान मिलता है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। ये बहुत सटल लेवल में चेंजेस हैं जो आए हुए हैं भारत के लिए, और ये भारत की खुद की अपनी जो ग्रह दशा है उसकी प्रबलता की वजह से ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं। आने वाले समय में भी भारत के लिए बहुत अच्छी स्थितियां और सुदृढ़ स्थितियां होती जाएंगी, और 2030 ऑनवर्ड्स तो और बहुत ज्यादा प्रबल होती जाएंगी। जी नंदा जी, तो ये पिछले कितने सालों में, यानी आज़ादी से अब तक में और पिछले 10 सालों में किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। कुछ चीज़ें शायद वैसी ही हैं जैसी आप बता रहे हो, कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा भी हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें जो आप उस तरीके से नहीं बोल रहे थे वो भी एक नज़र रखने की चीज़ है। लेकिन शीतल जी के पास चलते हैं, क्योंकि आपने शीतल जी की बात करी और बताया कि किस तरीके से। तो शीतल जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जब आप विदेशों में हैं और अभी जिस तरीके से आप हैं, तो वहाँ पे क्या ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये सब हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं, व्हाट्सएप ज्ञान है या एनआरआईज हैं, इनको देश से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन दूर से इनको इमेज ब्रांड बनता हुआ दिख रहा है तो इसलिए अच्छा लगता है कि हाँ उनके देश का ब्रांड है। कितना सही है ये ज़मीनी स्तर पे वहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है, और क्या ये इसका कुछ असर, कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है आम जनता पे इस देश में?
यस डेफिनेटली मतलब लास्ट क्या आपको एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है? तो पत्नी से मोह खत्म हो जाएगा, वो वैराग्य खत्म हो जाएगा पत्नी से, अगर छठे भाव में केतु है। 12वें भाव में कांग्रेस की कुंडली में 12वें भाव में केतु, और केतु का काम है, एक तो 12वां भाव नुकसान का भी घर है, मृत्यु का भी घर है, और केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज की तरफ भागेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो खींचेगा ही खींचेगा, वो अपना काम करेगा ही करेगा। इसके अलावा 10वें भाव का शनि कर्म का भाव है, कर्म का घर है, और चूंकि ये साल भी जो है वो शनि का साल चल रहा है, और मैंने कई बार इस बात बोला है कि शनि का काम होता है दूध और पानी, आप उसको मिलाकर दे दीजिए, वो पानी अलग कर देंगे, दूध को ले लेंगे। तो डीड देखा जाता है कि गुड डीड क्या है, बैड डीड क्या है, इंटेंशंस क्या है, आप किस इंटेंशन से काम कर रहे हो, आगे आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी सही ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जो कुनबा बना हुआ है वो किस ऑब्जेक्टिव से है, कितने प्योरिटी है, कितनी इम्प्योरिटी है। तो ये सब जो है वो शनि का काम होता है। शनि देखिए कभी भी गलत निर्णय नहीं करता है। शनि के बारे में कहा जाता है कि यार बड़ा नुकसान देता है, तकलीफ देता है, तकलीफ नहीं देता है सर, न्याय कर देता है, और बहुत अच्छी तरह से न्याय कर देता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो काफी दिनों से बहुत ज्यादा खुलकर मुखातिब होकर के तो नहीं, लेकिन कई बार आपके शो के माध्यम से और कई बार हमारा इशारा समझ भी चुके थे लवजीत जी पिछले 2-3 महीने से कि क्या होने वाला है, और बहुत कुछ क्लियर था, बहुत कुछ क्लियर था, खासकर मोदी जी से रिलेटेड, और बाकी जो पीछे जो उनके सामने जो कुनबा बैठा वो उनको लेकर के। और सिर्फ हम नहीं, इन पर ग्राउंड के ऊपर में जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, दुनिया के बाकी तमाम देशों के लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब लोग बोलते हैं मोदी जी जो है तो किसी इंसान की उसकी गरीबी दूर नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कंपनी का सीईओ जो होता है उस कंपनी के चपरासी के घर की तकलीफें दूर नहीं करता है, वो ऊपर बैठकर बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करता है। हाँ, हायरार्की बनी होती है, जिस हायरार्की में काम होता है। तो मोदी जी उस हायरार्की के सबसे ऊपरी लेवल में बैठे हुए हैं, वो उनके नीचे जो पूरी हायरार्की बनी हुई है वो अपना अपना भी काम करो, और मोदी उन सब पर नजर रखते हैं। तो कोई अगर ये इंसान एक छोटी सी समस्या लेकर के बोलता है कि वहां पर किसी के साथ कुछ गलत हो गया, मोदी जी उस पर नहीं बोल रहे हैं, तो मोदी जी उसके लिए नहीं बैठे हुए हैं कि भाई हर समस्या पर लेकर के बैठे हैं। फिर तो मोदी जी बड़ी बड़ी जो डिसीजन है जो आगे ले जाने के लिए, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि आगे के जो 18 साल अभी आगे दिख रहे हैं, जो राहु का काल शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर जो आगे ग्रोथ पाथ रेडी करना है, विश्व गुरु बनाने के लिए जो काम करना है, उस काम को करने के लिए कुछ चीजों को जो है वो दरकिनार करना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़नी पड़ती है। बहुत बड़े रास्ते में जब हम चलते हैं लवजीत जी, तो छोटे छोटे कंकरों को कभी कभी ठोकर लगी जाती है, और कभी कभी छोटे छोटे कंकर पांव के नीचे आकर मसल भी जाते हैं। तो ओवरऑल जो कुंडली की बात हुई है, तो कुंडली बहुत मैटर करती है, चाहे वो बीजेपी की कुंडली हो या फिर इधर कांग्रेस की कुंडली हो। अब बीजेपी की कुंडली में देखिए केतु के साथ में वीनस बैठा हुआ है। वहां पर क्या होता है, केतु के साथ जब वीनस बैठा होता है, बीजेपी की कुंडली में देख रहा था इनके नवम भाव में जो है केतु के साथ वीनस बैठा हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, वीनस जो है थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है उस जगह पे, केतु का इतना इम्पैक्ट वो लेने नहीं देता है, क्योंकि वीनस और केतु के बीच में जो है तो थोड़ा सा उस तरह का संबंध है कि वो थोड़ा सा ओवरलैप कर जाता है वेनस। तो इन सब बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के जो है सो ये दशा और दिशा जो है पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी कुंडली के माध्यम से। देखिए हम हमेशा बोलते हैं लवजीत जी कि आप आगे की चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। हाँ, ये है कि कितनी डीप डाउन एनालिसिस हम कर पाते हैं ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बहुत हल्के तौर पर देखेंगे तो बहुत हल्का ही निर्णय लगेगा, डीप डाउन करना पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र है ये, और समुद्र की तरह विशाल भी है। यस लवजीत जी। गाइडिंग साइंस जिसको बोलते हैं, विशाल विशाल भी है, और गाइडिंग साइंस में इसको अक्सर मानता हूँ कि ये दिशा दिखाती है। तो ये वो विज्ञान है जो बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कम से कम जब राजकाज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तो शायद वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो कहते हैं ना सर कि कई बार उस तरीके के जो मजाक चलते हैं कि जब कहते हैं कि शनि की दशा ठीक हो जाएगी, इतने पैसे का प्रसाद चढ़ाओ, और वो कहते हैं इतना पैसे भी नहीं है, और तो फिर बताया जाता है कि जब अगर तेरे पास इतने पैसे भी नहीं, तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा, तो तेरा शनि भी क्या बिगाड़ सकता है। तो वो गरीब आदमी के लिए है या उस आदमी के लिए है जिसके पास उतना कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ दांव पे लगा, और सिर्फ एक आदमी की बात नहीं, क्योंकि जब हम राजकाज की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे देश और पूरे देश की जनसंख्या का कहीं ना कहीं भविष्य किसी न किसी तरीके से उस पर असर पड़ता है। अमित जी से एक बार उनकी राय ले लेते हैं। अमित जी,
राजनीति और ज्योतिष, ये दोनों चीजों को कैसे देखते हैं और कितना इंटरफेरेंस है, कितना होना चाहिए, और कहाँ पे लगता है कि केवल ये आडंबर है, केवल ये बातें हैं और उस तरीके से सही गाइडेंस नहीं है या कहीं कुछ मिसिंग है? किस तरीके से लगता है? क्योंकि कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से ज्योतिष विज्ञान को अभी तक इस देश में बहुत तरीके से देखा नहीं गया, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर में ऑर्गेनाइज तरीके से मिसिंग है। तो कोई भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ, और उसको समझने की वो कोई तरीका नहीं होता कि कैसे वेरीफाई किया जाए कि किसको वाकई में ज्ञान है और किसको नहीं। लवलीत जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि ज्योतिष 100% एक साइंस है। और जो पंच महाभूत है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर हैं, उन सब पर, उस प्रकृति पर हमारे स्टार्स का, हमारे प्लैनेट्स का उतना ही इम्पैक्ट है जितना हम जो खाते हैं, जो हम पीते हैं, हमारे शरीर पर होता है। तो ज्योतिष को समझने के लिए जो रिसर्च होनी चाहिए थी, जो फैलाव होना चाहिए था, जो हमारे पास चीजें थी, शायद वो उतने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने आगे फॉरवर्ड जनता तक नहीं कर पाए। और जो एक पिछले कुछ वर्षों से जो चीजें रही हैं, उनमें जानबूझ के कहूँ या कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने ज्योतिष को सीखा नहीं, एज अ बिजनेस के तौर पे इन्हें ट्रीट किया गया और फिर ज्योतिष के नाम को कमजोर किया गया। लेकिन मैं मानता हूं कि हर चीज जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उन सब पर ज्योतिषीय ग्रहों का 100% इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आप देखेंगे कि चाहे हमारे भारतवर्ष की कुंडली है, चाहे बीजेपी की कुंडली है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, तीनों ही कुंडलियों में आप देखेंगे एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों जब पॉजिटिव साइन देखने को मिलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बीजेपी की भी उन्नति हो रही है, श्री मोदी जी की भी उन्नति हो रही है और भारतवर्ष की भी उन्नति हो रही है। ये तीनों चीजें एक साथ चल रही है, क्योंकि इस वक्त हम अगर उनकी कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं तो भारतवर्ष की कुंडली में शनि जो कारक ग्रह है वो बहुत पॉजिटिव है। गुरु महाराज जो 2 जून से आज से ही वो वृष राशि में आ गए हैं, तो जो वृष लगन है और इसका जो भारतवर्ष की कुंडली पर जो प्रभाव होगा वो पंचम, सप्तम और नवम पर होगा, जो कि पॉजिटिविटी को इंगित करता है, जो कि विस्तार को बढ़ाता है, जो कि आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र जो होते हैं, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें हमारे शनि महाराज जो हैं वो टेक्नोलॉजी के मालिक होते हैं, जैसे एआई आ रहा है या और भी नई तकनीकें, इनोवेशन जो हो रहे हैं, वो हमारे जीवन काल में इनको बहुत आगे तक भारतवर्ष में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चीज सबसे बड़ी चीज है, इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है और जो मंत्री है वो शनि है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ हद तक पॉजिटिव है और कुछ हद तक थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। मंगल है जो कि थोड़े से नेताओं में ये कह सकते हैं कि विचारों का समावेश जो है उसको कमजोर कर सकते हैं। जो चीजें आगे बढ़नी चाहिए, जिस तरह से एक प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, उसमें थोड़ा सा खटासपन ज्यादा आएगा। एक सकारात्मक राजनीति की जगह थोड़ी सी आरोपों से ग्रसित राजनीति हो सकती है और जमीनें और पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो इसमें महंगे होने की थोड़ी सी संभावनाएं बन सकती है भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार। लेकिन भारतवर्ष की कुंडली में गुरु का, शुक्र का, इन सब का अच्छा होना और दशाओं का अच्छा होना एट द टाइम जो दशाएं चल रही है उसके अनुसार भारत आगे बहुत उन्नति करने वाला है। लवजीत जी जी चलिए, तो ये बहुत सारी चीजें बता दी हैं अमित जी ने। वापस से नंदिता जी के पास जा रहा हूँ। नंदिता जी, इस बार बड़ी कुंडलियों की तो बात एक तरफ है कि हाँ मोदी जी की हमने बात करी या राहुल गांधी की बात करी, लेकिन एक सवाल जो अभी बीच में पॉलिटिकली तो केजरीवाल जी ने खड़ा किया था, लेकिन उसको वैसे देखने की कोशिश करें कि आगे भविष्य में मोदी जी क्या क्या चीजें कर सकते हैं या उनकी कुंडली में किस तरीके की दशाएं हैं, कुछ अगर डिटेल में आपने अगर देखा हो और बता सकती हूँ, मैं दर्शकों के साथ में जी हाँ, देखिए अभी मोदी जी की जो कुंडली है, मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। इस वर्ष के जैसे अभी ज्योतिषाचार्य जी बता रहे थे कि राजा और मंत्री भी मंगल और शनि है। मंगल और शनि क्या होते हैं? विरोधाभास कराते हैं, किसी न किसी चीज में बहुत ज्यादा एग्रोवेटेड सिचुएशन ले आते हैं या फ्रस्ट्रेशन भी ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा संभल के उनके लिए चलने का वक्त है जब तक का ये दशा अंतर्दशा चलेगी। और उसके बाद मंगल में शनि में बुध आ जाएगा उनका जून 22, 2024 से। और जब बुध आएगा तो वो उनको प्रबलता लेकर के आएगा। वहां पे फिर ये धीरे धीरे अपना
संभलना शुरू कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो 1-2 महीना है, इस समय थोड़ा-सा इनके अंदर कशमकश रहेगी, चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करनी है, चीज़ें कैसे क्या करना है, ये भी कुछ मुझे इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती हैं। मोदी जी के लिए वैसे तो कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं, अगर उनकी ग्रह दशाओं की बात करूँ तो इस समय गुरु का जो उनकी पूर्ण रूप से लग्न में दृष्टि पड़ रही है, तो उनको एक आत्मीय बल प्रदान कर रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा-सा अग्रसर रहेंगे, जैसे-जैसे अगर उनका जैसे कोआ नंबर इट्स अ पर्सनल ईयर नंबर इस समय 7 बन के आता है। तो 7 नंबर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, धार्मिक चीज़ों की तरफ रुझान लेकर के आता है, तो ये साल उनके लिए कुछ उस तरह की रहेंगी। जैसे अभी आपने देखा कि वो विवेकानंद पॉइंट में जाकर के उन्होंने ध्यान करा या उससे पहले भी वो ध्यान, पूजा, अर्चना करते रहे हैं। तो ये मोदी जी के लिए इस वर्ष में स्पिरिचुअलिटी विल बी द टॉप नंबर 1 सिचुएशन। दूसरी जो रहेगी, जो आंतरिक कशमकश रहेगी, तो एग्रवेशन के साथ अगर किसी चीज़ को सॉर्ट आउट ना करके जनता के हित में बात करके सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो शनि अभी वापस वक्री स्थिति में जाने वाला है 30 जून से और 15 नवंबर तक का रहेगा। जब शनि वक्री होगा तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल इस समय हो जाएगा। मंगल जो होता है किसका प्रतिनिधित्व करता है? आर्मी का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी इस टाइम पे या हो सकती है कुछ कड़े यहाँ पे निर्णय भी ले ले। और शनि क्योंकि जनता का जो कारक है वो वक्री है, तो जनता में थोड़ा-सा मतभेद या विरोधाभास रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं या थोड़ा-सा कंपैरेटिवली गवर्नेंस से वीक हो जाएँगे। तो ये मोदी जी हो सकता है कि इस आने वाले 6 महीनों में कुछ कठिन निर्णय भी लें, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मुझे वापस बनते हुए दिखाई देते हैं, दोबारा से वो शपथ लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे। थोड़ा-सा गठजोड़ की स्थितियाँ टफ रहेंगी लेकिन प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी जो लग्न अभी में मंगल और चंद्रमा है, तो ये महालक्ष्मी योग भी बनाता है लेकिन साथ में इनके जो बहुत सारे प्लैनेट्स वो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन शनि उतना बढ़िया नहीं है इनका। और शनि की अंतर्दशा चलने की वजह से शनि से संबंधित विकार भी हो सकते हैं। तो हेल्थ इज़ एन एरिया या आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट इट आने वाले टाइम पे थोड़ा-सा इनको हेल्थ की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ इनके लिए अगर मैं बोलूँ समय तो समय इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल की लग्नेश की दशा है तो लग्नेश की दशा में तो विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। लग्नेश की दशा के बाद उसके बाद इनकी राहु की दशा शुरू हो जाएगी और राहु भी इनके लिए अच्छा है, मतलब एवरेज है। तो आई थिंक ही हैज़ ऑलमोस्ट ही इज़ गोइंग ऑन टू द पीक लेवल बट उसके बाद एक स्टैग्नेशन इनकी लाइफ में आएगा आने वाले 3-4 साल के बाद। तो वहाँ पे इनको थोड़ा-सा अभी जो 1 डेढ़ साल के बाद से इनको अपनी सेहत की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी, चलिए। तो किस तरीके की चीज़ें करनी है, क्या ध्यान देना है, वो बता दिया है नंदिता जी ने। मेरे साथ में मेरे सहयोगी गौरव सिंह सेंगर भी जुड़ रहे हैं। गौरव अपना माइक अनम्यूट करके और कुछ सवाल आप पूछना चाह रहे थे नंदिता जी से, इस समय पूछ सकते हैं। जी सर, सवाल ये है नंदिता जी कि राहुल गांधी की कुंडली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसा क्या कारण है कि जहाँ पर उन जैसे मोदी जी के नंबर्स इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के जब नंबर्स की हम बात करते हैं तो वो उतने ज्यादा सही नहीं दिखते हैं या फिर उनके जो रिजल्ट्स है वो उतने नहीं आते जितना दुनिया एक्सपेक्ट करती है या लेके चलते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ इनको भी कुछ चांसेस आने चाहिए पावर में आने के, तो वो नहीं हो पाते। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मैं बहुत पहले से प्रेडिक्शन करते आई हूँ और आज से लगभग मुझे याद है कि 10-15 साल पहले जिस समय उनको बिल्कुल पप्पू की एक कैटेगरी में डाल दिया गया था और बिल्कुल डिमीन कर दिया गया था कि ये तो कुछ है ही नहीं। उस समय पे सभी के विपरीत जाके मैंने कहा था कि आप धीरे-धीरे नोट करिएगा, इस समय 7.5 के उसमें चल रहे हैं और प्लस चंद्रमा इनका वैसे भी नीच का है। छठे भाव में बैठ करके और ज़्यादा क्षीणता लेकर के आ जाता है, उनकी स्थितियाँ चंद्रमा की प्रबल नहीं थी। तो वो करेला वो भी नीम चढ़ा वाली स्थिति थी, वो कुछ भी कर लेते उस वक़्त में, वो कभी भी सफल नहीं रहते, वो बैकफायर ही करता उसको। मानसिक स्थिति भी जिस तरह से बोलते हैं कि आपने अगड़म-बगड़म कुछ भी बोल दिया और या उसका कुछ और आपने अगर शायद सही भी बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो गया। लेकिन अभी आप देखिए राहुल गांधी की जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई, धीरे-धीरे करके उन्होंने अपने को वापस एक स्टेचर में लाना शुरू करा। लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव स्टेचर है, ये ऐसा स्टेचर इस समय नहीं है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अभी भी लेके आएगा। लेकिन आप देखिए मंगल की महादशा में इनका पप्पू टैग हट गया। आज की तारीख में राहुल गांधी को एक ऑपोजिशन लीडर की तरह लोग ज़रूर देखने लग गए हैं। कहीं पे उनकी बातों को लोग सोचने लग गए हैं, जनता उनको फ़ॉलो करने लग गई है, चाहे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। उन्होंने जो पदयात्रा की उससे उनका जो संपर्क जनाधार पे बनना शुरू हुआ, वो धीरे-धीरे बढ़ा। अब मैं आप ही के चैनल पे लवजी जी ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि राहुल गांधी जी की राहु की दशा इस वर्ष के अंत से शुरू होने वाली है।
राहु उनका स्वराशि है, अपनी राशि का है, और जैसे जैसे राहु 18 साल के लिए रहेगा, जैसे जैसे प्रबल होता रहेगा, यानी कि ये 2024 आप छोड़ दीजिए, 2029 के इलेक्शन में राहुल गांधी आपको बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में दिखाई देंगे। और राहु क्या होता है, पॉलिटिक्स का कारक होता है, राहु होता है मान सम्मान का कारक भी, आपका नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आपको रिकग्निशन मिलने लगती है। तो ये समय जो है आप देखेंगे, अभी जो आप राहुल गांधी को देख रहे हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ आने वाले समय में, अभी आप अगर यू विल से 20-30% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, तो वो 60-70% की ग्रोथ में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये उनका अभी उतार की तरफ उनकी बढ़ाई चल रही है। झुकाव जितना भी था, जो उनका साइन कर्व में जो डाउनफॉल था, वो उनका खत्म हो गया, अब उनका अपवर्ड ग्राफ है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये अवश्य होगा। राहु की दशा उनको प्रबलता की तरफ लेके आएगी, भाग्यस्थान पे राहु बैठा हुआ है, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स लेके आता है वहां से उनको। तो जो उनके पूर्वजों के जितने भी उनके एंसेस्टर्स हैं, आप देखेंगे कि उनके नाना जी हुए या उनकी दादी हुई या परनाना हुए, जो भी उनके खुद के पिताजी हुए, वो सारे जो उनकी जो लीनियज आई है, उसकी ब्लेसिंग्स उनके पास आनी शुरू हो जाएगी राहु की महादशा में। अभी थोड़ा सा इंतजार और करिए, 2-3 साल बाद आप देखेंगे राहुल गांधी का बिल्कुल अलग ही आपको वर्चस्व नजर आएगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो नंदिता जी बता रही हैं। हमारे साथ में देश के एक और जाने माने ज्योतिषी हैं, अशोक वासुदेव जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी आ रही है जी, नमस्कार सर, स्वागत है शो पे। और हेलो, अब तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके आपको से मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ नमस्कार। रही है, नमस्कार। बहुत अच्छे से आ रही है, बावज़ बुलंद आप बता रहे हैं। और अशोक जी, मुझे अब जिस तरीके जी की स्क्रीन दिख रही है, मुझे लग रहा है कि ये तो देश के जी सारे जी सबसे बड़े जो ज्योतिषी और सबसे बड़े जो लोग हैं, जो बाजार, जो आगे चीजों को समझते हैं, ग्रहों को, नक्षत्रों को, वो आज मेरी स्क्रीन पे है। और मेरा सौभाग्य है कि एक साथ इन सब का के साथ में ये एक बड़ी चर्चा हो रही है। और अशोक जी, अभी हम जो बात कर रहे थे, अनंता जी जी तो आप भी बहुत सालों से जानते हैं, और वो बता रही थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा तो रहा था, लेकिन अब शायद यहाँ से जी जी संभलता हुआ दिख सकता है और इसके आगे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो वो जो मीम्स बनते हैं कि उधार कब से मिलेगा, तो तब मिलेगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो वाला। तो क्या उस तरीके की चीजें बदलने वाली हैं या बदल सकती हैं आगे कभी भविष्य में? क्या राहुल गांधी का कभी वो वाला समय आ सकता है प्रधानमंत्री जैसे लेवल का, या संभावना ही नहीं? कुंडली क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं नंदिता जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे छोटे बहन की तरह से हैं, बहुत अच्छा ज्योतिष करती हैं, धन्यवाद। मैंने सुना इनको पूरा, लेकिन एक चीज को उसमें मैं और ऐड कर देता हूँ कि हमें देखना है कि भारतवर्ष का भविष्य कहाँ जा रहा है। एक व्यक्ति का भविष्य कहीं भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो राजनीति में आपका प्रधानमंत्री ही बने या मंत्री बने या संतरी बने या जो भी बने, वो अलग चीज होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा है, प्रबल है, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन कहाँ लेके जाएगा। इससे पहले मैं जरा देश का भविष्य देख लूं एक बार। देश को जब भी ये सूर्य की महादशा लगी है भारतवर्ष में 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 की कुंडली के हिसाब से, तो उस समय ये सत्ता परिवर्तन हुआ। उसी समय यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है, जो मैंने आपको भेजी थी पहले भी, आप शायद स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो वहां पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी 2014 के बाद में एक ऐसा भाग्य उदय हुआ है उनका, जो पार्टी एक समय पे 2 सीटें लेके आई थी या विलुप्त तो हो गई थी जनसंघ के रूप में, और वो पार्टी अपना एक प्रधानमंत्री अटल जी के रूप में दे पाई। और उसके बाद में 2014 के बाद में पहली बार बहुत वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद, वो 2 बार अपना प्रधानमंत्री दे पाई है। ये देश का भाग्य समझ लीजिए आप इसको, कि वो जो टूटी फूटी सरकार थी वो नहीं आई है। अब क्या आने वाली समय में आएगी, क्या देखने वाली बात तो ये है। पहली बात तो ये बता दूं कि अभी चंद्रमा की दशा जो है, मून की जो दशा है भारत को, भारतवर्ष की कर्क राशि है और पुष्य नक्षत्र है। चंद्रमा में शनि का अंतरा चल रहा है, और शनि हमारा आत्म कारक ग्रह है 15 अगस्त 1947 की कुंडली के हिसाब से। मैं इसको थोड़ा सा और भी पीछे ले जाता हूँ। वराहमिहिर जी की कुंडली जो है वो मकर लगन, मकर राशि जो भी उन्होंने दिया हुआ है, उसके ऊपर भी हम गोचर के ग्रह रख करके देखते हैं। अगर 2025 में भारत की योग कारक मंगल की दशा आ रही है,
तो 7 वर्ष समझ लीजिए कि भारत का भविष्य कहाँ जाएगा, वो देखने वाली बात है। अब 7 वर्ष तक तो मैं कहूँ 5 वर्ष तो ये मोदी जी की सरकार ही रहेगी। 2024 चल रहा है, 29 तक तो वही रहेगी। अब 2029 में चुनाव होगा, वहां देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है क्या? देखने वाली बात है, क्या वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है? 2029 का प्रेडिक्शन करना मेरे लिए थोड़ा सा भारी पड़ेगा, क्योंकि उस पर मैंने इतना गौर किया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओवरऑल निगाह पर देख पाता हूं कि 2029 में भी मुझे सत्ता परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। ये लगभग समझिए 2035 के आसपास मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जहां पर ये सत्ता परिवर्तित होगी। अब वहां पर कौन सी पार्टी बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। एक और हिंदुस्तान की दशा के हिसाब से बता दूं कि इसके बीच में मंगल में शनि आएगा भारतवर्ष की दशा में। यहाँ मुझे लगता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर लाइफ में कई फिल्टर्स आपकी त्वचा पर असर करते हैं, और मैं अभी भी जो एक तो बोलते हैं कि हमारा जो ज्योतिष विज्ञान बोलता है, और दूसरा ये है कि जो हम देखते हैं आज संसार के अंदर जो देखते हैं, तो वहां पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इनका मुकाबला मैं विश्व के बड़े नेताओं के साथ कर सकता हूँ, बाइडेन के साथ या पुतिन के साथ या जिनपिंग के साथ, या फिर इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैलिबर और उनके जो उनके अंदर जो डिसिप्लिन है उसका मुकाबला वो राहुल गांधी जी कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं जी। जी तो लगता नहीं है कि कर पाएंगे। शीतल जी के पास जा रहा हूँ, और जी नंदा जी में कुछ जोड़ना चाह रही हैं क्या? हाँ जी, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि व्हेन आई वाज लुकिंग एट इंडियाज चार्ट और कैसे इंडिया आगे प्रोग्रेस कर रहा है, 2032 में जब राहु की महादशा आएगी, आप देखिए सत्ता परिवर्तन तो वहां पे 100% है। वहां पे दलितों की सरकार, वहां पे मुसलमानों की सरकार, जो राहु के कारक तत्व होते हैं, जो एक लोअर तबके के लोग होते हैं, उनकी सरकार, उस तरह का वर्चस्व वहां से जब धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, देयर हैज टू बी अ डेफिनेट चेंज। तो यहाँ पे ये मैं आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम इस चीज को बोल रही हूँ, अभी तक मैंने कहीं बोला नहीं, तो ये मैं बताना चाह रही कि उस टाइम पे अगर हम वॉच आउट करेंगे तो वो संख्या बहुत ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर बननी शुरू हो जाएगी, कंपेयर टू अभी इस समय हम जो एक बिल्कुल राइट विंग की तरफ से बढ़ करके हिंदुत्व का एक थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रेशन है इस समय सरकारों में, वो चेंज होता हुआ मुझे वहां पे दिखाई देता है। मंगल की जो महादशा रहेगी भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा एक ग्रोथ ओरिएंटेड दशा नहीं होगी, क्योंकि मंगल मारक भी है। तो इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल टेंशन और ऑपोजिशन में के साथ बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां मंगल की महादशा में रहेंगी। तो ये एक वो चेंज लेकर के आएगा मंगल की महादशा, जो अभी हम इस समय चंद्रमा की महादशा से मंगल में जब जाएंगे, और मंगल के बाद जब राहु में जाएंगे, तो राहु हमें भारत के लिए तो अवश्य अच्छा होगा, लेकिन वो कहीं पे ये सारे तबके के साथ और ये हिंदुत्व का तबका जो है, सो राइट एंड एक बैलेंस लेकर के आएगा वहां पे, और एक आई थिंक इक्वल स्टेटमेंट में आनी शुरू हो जाएगी। उस समय हो सकता है कि हमारा दोबारा से कोई प्रधानमंत्री या फिर हमारे प्रेसिडेंट कोई मुस्लिम तबके से कोई व्यक्ति आकर के हो जाए। इट्स क्वाइट अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अराउंड दैट टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस हैं जो कि सुनने में भी मैं जी लवजीत जी नहीं, लवजीत जी ऐसा है, इसको मैं थोड़ा सा जरा नंदिता जी को मैं वाइज नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं उनको कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत प्रकांड ब्राह्मण है, ओके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं इन्हीं की बात को एक्सटेंड कर देता हूँ। जब राहु की महादशा आएगी, आज आप एक थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए कि जब हम लोग आईएएस का एग्जाम देते थे सर, एलीट क्लास के लोग उसमें पास होते थे। आज जब हम आईएएस के एग्जाम के रिजल्ट्स देखते हैं तो रिक्शा चलाने वाले छोटे तबके के लोग आईएएस को क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब एक परिवर्तन योग आया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं नंदिता जी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता हूँ। लेकिन जब राहु आएगा तो आजकल के संदर्भ में जो जातिवाद चल रहा है, आजकल के संदर्भ में जो हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह की गंदी राजनीति जाति के ऊपर, चाहे हिंदू की, चाहे मुसलमान की, चाहे क्रिश्चियन की, या किसी भी जाति, एक आदमियतता, एक पर्सनैलिटी, एक कैलिबर, उसके बेसिस पर आज भी लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं। पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन कब नहीं होता है? पूरे विश्व में पोलराइजेशन होता है। हर बड़े से बड़े कंट्री में जात पात के नाम पर पोलराइजेशन होता है। अब आप देख लीजिए, नेतन्याहू मान के राजी नहीं है, कहता मैं तो खत्म करूंगा भाई इनको। अब देखिए इस तरह की जो मानसिकता है, क्या ये विश्व में समाप्त होंगी और उसको करेगा कौन?
मैं आज भी आपको इस बात को बोल रहा हूँ, गवाह मेरे जो मैंने आज तक किसी भी चैनल पे आज तक ये बोला है कि भारतवर्ष का भविष्य बिल्कुल जागृत है। हम सुपर पावर बनेंगे और सुपर पावर बनने के बाद विश्व में एक आध्यात्मिक नेता के रूप में भी उभरेंगे। तो हमेशा देखिए, कभी भी कोई किसी भी इतने बड़े परिवार से, एक महात्मा बुद्ध को छोड़ दीजिए, आप महात्मा बुद्ध को छोड़ दीजिए, जिनको एनलाइटनमेंट हुआ, हम तो उसको दशावतार में मानते हैं, लेकिन वहां से लेकर के नीचे तबके में जितने भी नीचे तबके के लोग होते हैं, वही एक रेवोल्यूशन लाते हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे कोई भी ऐसा नेता हो विश्व में। ओके, और किसी भी मानसिकता को बिलोंग करता हूँ, मान लेता हूँ इस बात को, राहु की दशा में इस तरह के लोग ही आगे आएंगे। और जो डायनेस्टी पॉपुलेशन कर रहे हैं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा, राहु की दशा में डायनेस्टी पॉपुलेशन में कोई भी आएगा, मैं कहता हूँ चाहे हिंदूवादी नेता भी क्यों नहीं आए, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं रहेगा जो भारतवर्ष के लिए अच्छा होगा, केवल उन्हीं का योग बनेगा इस युग में। और गरीब या अमीर या जात या पात का मतलब नहीं होता। जब एक देश की बात चलती है तो देश में कोई जात पात का व्यक्ति नहीं होता है, देश सबका है, मेरा भी है, उनका भी है, आपका भी है, सारी जितने भी भारतवासी हैं सबका देश है। और इस देश के अंदर जो कैलिबर का व्यक्ति होगा, मेरे मानने में राहु की महादशा में वही आगे आएगा। और उस कैलिबर को पहचानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर है ज्योतिषों का, वो है आपका हॉरोस्कोप, कुंडली। मैं आज भी आपको बोल देता हूँ, इसी चैनल पे बोल देता हूँ आपके सामने कि राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री का योग नहीं है। इसका एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। देखिए, राहुल गांधी जी की राशि जो मेरे पास कुंडली है उसमें वृश्चिक आती है, और उसके बाद मोदी जी की राशि भी वृश्चिक आती है। तो भाई दोनों की कुंडलियों में इतना फर्क क्यों है? कारण क्या है दोनों का? अब ये कारण दोनों व्यक्ति अपने आप जानते हैं, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बहुत कद छोटा है कि हम उनके किसी भी चीज के बारे में टिप्पणी करें, लेकिन कुंडली को तो हम बांट सकते हैं ब्राह्मण होने के नाते। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी में कोई दम है। मोदी जी के बाद हो सकता है कोई और नेता उभर आए। अब एक चीज और मैं करेक्ट करता हूँ इस बात में कि जब मंगल की दशा के बाद राहु की दशा आएगी, देखिए राहु का और मंगल का डायरेक्शन जो है वेस्ट और साउथ वेस्ट में, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट से ही आ रहा है। चाहे 2019 में 29 में परिवर्तन हो, 2032 में हो या 2035 में परिवर्तन हो, वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द कंट्री वहां पर ही आएगा। 2009 के एक प्रोग्राम में मैंने अपनी प्रेडिक्शन में कहा था कि प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। अब देखिए, हमें नहीं पता था, मुझे ज्ञान नहीं था कि सरदार मनमोहन सिंह जी असम से इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से वो राज्यसभा से आते हैं। और ये जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हमारे ज्योतिष में आती है वो सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, और उनकी कुंडलियों में कितनी सत्यता है, कितना सच है, ये हम नहीं जानते, लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हिसाब से भारतवर्ष का भविष्य बहुत उदय है और अच्छे और सच्चे व्यक्तियों का साथ आएगा, उसमें जात पात का तो कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है और सुपर पावर बनने की तरफ है। और काफी हद तक अभी जो संकेत, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं संकेत यही है कि इस सुपर पावर बनते हुए भारत की कमान तीसरी बार भी शायद मोदी जी के हाथ में ही रहेगी। बाकी तो नतीजा वैसे तो पीएम में कैद है, 4 तारीख को बाहर आएगा, लेकिन फिलहाल जितने संकेत हैं और जिस तरीके के आप लोगों की प्रेडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की चीजें दिख रही हैं। उसमें बहुत ज्यादा तो कोई शक और शुबा नहीं बचता है। लेकिन अगर मोदी जी के हाथ में ही ये कमान अभी भी है, और शीतल जी क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से जानती हैं, देखती हैं, और जहां तक मुझे याद है कि आपने बताया था कि मोदी जी का जो अंक है वो 8 आता है, और अच्छा ही मुझे याद इसलिए रहता है क्योंकि मेरा भी अंक जो है मूलांक 8 ही आता है, तो इसलिए लगता है कि अगर उनका ठीक चल रहा है तो मेरा भी ठीक चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पे है कि 8 वालों का जो है कुछ तो समय ठीक रहेगा। तो शीतल जी, एक तो 8 की माया, मोदी जी का आगे का रास्ता, और साथ ही साथ उनसे जुड़ा हुआ, अंकों से जुड़ा हुआ शेयर बाजार, क्योंकि हम जब सुपर पावर की तरफ चल रहे हैं तो शेयर बाजार भी हमारा सुपर तेजी के साथ में भाग रहा है, लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। आगे की स्थिति और अगले कुछ दिनों में कैसी स्थिति, क्या कुछ और संकेत हैं बाजार के अंदर? यस, अगर नंबर के हिसाब से समझो ना अलेक्स सर, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे मैंने काफी सारे नंबर्स डाली गए, मतलब एकनाथ शिंदे जी से लेके शरद पवार जी, राहुल जी, सभी के नंबर्स टैली किए गए हैं यहाँ पे। हर एक कुंडली का प्रॉपरली अध्ययन किया, विद नंबर वाइज किया, काफी सारे नंबर्स 9 थे,
शरद पवार जी का नंबर वन ऑफ द बेस्ट नंबर कुंडली थी। यहाँ पे शायद वापस बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं राहुल गांधी जी के लिए जैसे हुए। वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस आप बोल सकते हो। जितने भी मीम्स बने ठीक है, वो तो एक वन ऑफ द मार्केटिंग टास्क होता है। बट यस, अगर आप बीजेपी देन काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखो, तो यहाँ पे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ डेफ़िनेटली नंबर वाइज़ आएगी। शनि जी का नंबर है डेफ़िनेटली, और मोदी जी काफ़ी अच्छे काम करते आए हैं। लास्ट 10 ईयर में हमने देखा है काफ़ी सारे एक्चुअली शनि जी जो होते हैं वो जजमेंटल होते हैं, और शनि जी देखते हैं कि आपके कर्मास, मतलब आप किस तरीके से ब्लेसिंग इकट्ठा कर रहे हो और आप किस तरीके से लोगों से बिहेवियर रखते हो। लोगों की बात सुनते हो, और मोदी जी ऐसे एक वक्ता है या फिर ऐसे बेस्ट पॉलिटिशियन है जो हर किसी की बात सुनते हैं। वो वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, उन्होंने हर जगह से नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ पे भी मैं आज लंदन में हूँ, तो और यूएसए में भी लास्ट मंथ ही तो काफ़ी सारे लोगों से बात की, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, और क्यों आप लोग यहाँ पे, सबसे पहला मेरा सवाल होता था कि इंडिया छोड़ के आप लोग यहाँ पे क्यों हो? तो उसके बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले, काफ़ी नेगेटिव भी थे, काफ़ी पॉजिटिव भी थे। बट डेफिनेटली एट द एंड हर कोई अपना नसीब आजमाना चाहता है, और सबसे बेस्ट होता है कि अचानक धन लाभ चाहता है, और जिसके लिए स्टॉक मार्केट ऑलवेज बेस्ट होता है, ऐसे बोला जाता है। और काफ़ी सारे रील्स आपने देखे होंगे लवजीत जी कि मोदी जी ने खुद बोला है, और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए उसके ऊपर कि 4 तारीख के बाद आप देख लेना स्टॉक मार्केट। तो यस, पैसा कमाने का काफ़ी अच्छा मौका दिख रहा है, क्योंकि वृषभ राशि में सूर्य, गुरु और शुक्र का चलन होते हुए हम लोग देख रहे हैं। बुध मंगल की राशि में है, मंगल और राहु का अच्छा ग्रह योग बन रहा है, केतु कन्या में है, और शनि जो है वो स्वग्रह बनाए गए हैं। तो यस, डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी अच्छा उतार-चढ़ाव हम लोग देखेंगे। मैं तो ऐसे बोलूँगी कि मार्केट नीचे आने के ब्राइट चांसेस नहीं है। बट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 260, 272 और काफ़ी गठबंधन की ज़रूरत इस साल पड़ सकती है। अप टू यू। चलिए ठीक है, तो अभी भी उतना शायद आसान नहीं है जितना एग्जिट पोल में दिख रहा है, तो वो चीजें देखनी होंगी, उस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि कहीं तो थोड़ा सा एग्जिट पोल भले ही बहुत साफ एक वन साइडेड दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं जब चुनाव शुरू होने जा रहे थे तब भी उसी तरीके की चीजें थी, लेकिन अभी भी शीतल जी ने तो कम से कम कहीं उनके एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा इतना आसान रास्ता तो नहीं है, केक वॉक तो नहीं है। ठीक है, एक बार अमित शास्त्री जी से उनकी राय लेता हूँ। अमित जी, कितना अग्री कर रहे हैं इस बात से कि शायद कहीं ना कहीं कि ये सारे एग्जिट पोल्स और वो वाला, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एग्जिट पोल्स का मतलब या उससे पहले जो चीजें हम देख रहे होते हैं अपने आसपास की दुनिया में, तो वो ज्यादातर वो चीजें होती हैं जो लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से हंस रहा हूँ, उसका मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं अंदर से भी खुश हूँ। तो कई बार लोग एक्सप्रेस ठीक से नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और खासकर इस तरीके की चीजों में, चुनाव में, और आजकल जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, तो कई बार लोगों को रहता है कि मैं किसको चाहता हूँ, क्या करना जा रहा हूँ, कौन सा बटन दबाने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं वो आपको अभी ना बताऊं। तो एग्जिट पोल वही नतीजे हैं, वही पोल्स हैं जो कि जब बाहर निकल रहे होते हैं लोग वोट दे करके, तो वो जो बताते हैं इंटरव्यू में। लेकिन अब हो सकता है कि लोग समझदार हो गए हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है। तो क्या आपको भी लगता है कि अभी आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है और इतना आसान रास्ता नहीं है भाजपा के लिए? बिल्कुल लवलीत जी, आंकड़ों में थोड़ी बहुत कमी या कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जब हमारे चुनाव शुरू हुए थे तब गुरु भी अस्त था और शुक्र भी अस्त था। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं, जो बीजेपी के लिए उतनी शुभ कारक नहीं है। हाँ, मेजोरिटी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, गवर्नमेंट बीजेपी बना सकती है। लेकिन जिस प्रचंड बहुमत की बात हम कर रहे हैं, जैसे 400 पार या ज्यादा सीटें आने की, तो वो थोड़ा सा कम रह सकती है। तो मेजोरिटी बन जाएगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन बहुत उत्साहजनक या बहुत बड़े नंबर्स आने में थोड़ी सी कमियां रह सकती हैं। और एक अच्छी बात ये भी है
कि इस वक्त कांग्रेस की कुंडली में भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। तो आप ये मान के चलिए अगर कांग्रेस भी इस वक्त इम्प्रूव करेगी और बीजेपी थोड़ा सा कमजोर करेगी तो सरकार बीजेपी की बनाने की ओर हमारा आकलन जा रहा है। जी, ये बता दिया अमित जी ने। हाँ, नंदिता जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रही हैं? आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव माई इनपुट। मैं बिल्कुल सहमत हूँ शीतल जी से भी और अनिल जी से भी। मेरे हिसाब अमित। से बीजेपी अमित सॉरी आई एम सो सॉरी। और मेरे हिसाब से बीजेपी को 260 प्लस माइनस 10 आना चाहिए, मेजॉरिटी नहीं क्रॉस करेगी। एनडीए शुड टच अराउंड 300 प्लस माइनस 10। सो ये स्थिति दिखाई देती है। कांग्रेस डेफिनेटली इज इम्प्रूविंग, आई वुड से 80-90 में प्लस माइनस 10 आप लेकर के चलिए। और इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पे एक अच्छा बेंचमार्क मिल रहा है, जिसमें मैं ममता दीदी को नहीं ऐड कर रही हूँ। उनके बिना ऐड किए हुए आई वुड से 160-70 प्लस माइनस 10। तो ये एक रेंज मुझे दिखाई देती है इस समय। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स महाराष्ट्र से हैं राधा, और जो मुझे वहाँ पे नज़र आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो गई। और जो अभी जिस तरह के जो दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल्स में नतीजे, वैसे नहीं आएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन फॉर महाविकास अघाड़ी, और जिसमें कि ठाकरे विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट इन दिस एंड आने वाले समय में भी, क्योंकि उनके परिवार में चारों की कुंडलियां राइस पर है। तो जब आपकी कुंडलियां जागृत होती हैं, राइस पे होती हैं, तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, कितनी ही स्थितियां बनाई जाए। उनके लिए बहुत सारी स्थितियां बनाई गई कि उनको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, लेकिन जब वो राइस पे थे तो आज आप देखिए पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, जो हमें 4 तारीख को भी नजर आएगा। और एकनाथ शिंदे जी हैं, आई डोंट थिंक सो हिल सस्टेन इट। 1 या 2 मैक्सिमम सीट अगर लेके आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर वहाँ पे महाराष्ट्र में उथल-पुथल है। ममता दीदी अभी भी करिश्मा करेंगी, और इससे पहले भी मैं इनके बारे में प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ, जब उनका विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे थे एंड पूरे एग्जिट पोल स्वाइप करा रहे थे बीजेपी को लेकर के। और आई थिंक आई वाज द ओनली एस्ट्रोलॉजर एट दैट टाइम, जो मेरी जानकारी है, जो नेशनल प्लेटफॉर्म में बोल रहे थे। मैं ही अकेले बोल रही थी कि ममता दीदी जो है स्वीप करेंगी। और मुझे काफी सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने भी बोला कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ये तो हम तो ग्राउंड पे हैं, हमको तो पूरा बीजेपी स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। एंड आप देखिए खेला हो गया वहां पे। तो अभी भी ममता दीदी को जो एक कम दिखा रहे हैं, मुझे उतना कम नहीं दिखाई देती है, वहां पे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। बट या कॉम्पिटिशन रहेगा बीजेपी के साथ, लेकिन आई थिंक शी विल स्टिल लीड द वे इन वेस्ट बंगाल। सो ये जो स्थितियां, जो आंकड़े ऐसे बन करके आ रहे हैं, जो उनकी ग्रह स्थिति के साथ आ रहे हैं, अब एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं या 4 तारीख को क्या होगा वो अलग चीज है, लेकिन इस समय जिस तरह के आंकड़े बन करके आ रहे हैं, उससे दिखाई देता है कि एनडीए के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे समय। गवर्नमेंट आराम से बना लेंगे, ऐसी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, लेकिन बीजेपी को काफी कुछ गठजोड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट बनेगी। जी, ठीक है। तो इतना आसान रास्ता तो नहीं होने वाला है। अमित जी, आसान नहीं है। कुछ जल्दी से कम शब्दों ललित जी, मैं एक छोटा सा चीज जोड़ना चाह रहा था। गुरु अस्त है, इसलिए याद रखिएगा कि उत्तर भारत में बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर उसका जो इलाका है वो गुरु इंडिकेट कर रहे हैं उनका, तो वो थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना है। इसलिए जो 100% स्वीप होता था बीजेपी का, उसमें थोड़ी कमियां जरूर आ सकती हैं। ठीक है, जी तो ललित। योगी जी के क्षेत्र से कुछ नुकसान आ सकता है, ये कह रहे हैं। जी, और नितिन जी, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं इस पूरी चर्चा में देख रहा हूँ कि ये जो एग्जिट पोल जहाँ पे धुआंधार हमने सभी चैनलों से और सभी एजेंसीज के जो रुझान है, वो एक ही तरफ बीजेपी को और बहुत बड़ी बहुमत से, प्रचंड बहुमत जिसको कह सकते हैं, उसके साथ में होता हुआ दिख रहा है सीटें। लेकिन यहाँ पे सारे जो लोग हैं, आप लोग जो अपने अपनी उसके एक्सपर्ट हैं अपनी विद्या के, कहीं भी उसका असर आपके ऊपर नहीं होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ बड़ी ईमानदारी से अभी भी हम सब ये वाली चर्चा कर रहे हैं कि इतना आसान तो नहीं होने वाला है। अगर हम 260, 280, 290 जैसे नंबर सुन रहे हैं, यानी 300 से नीचे अगर कुछ भी सुन रहे हैं, तो ये अलग है उस एग्जिट पोल से या सारे पोल ऑफ द पोल से। हमने सारे पोल्स देखे हैं सारे चैनल्स के, कहीं पे भी 300 से कम तो मुझे तो कहीं कोई आंकड़ा नहीं दिखा है जो कि बीजेपी को दिया जा रहा हो। और यहाँ पे हम उन नंबर्स की भी बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं, और क्या फिर ये वाकई में ये मुश्किल हो सकता है? क्योंकि अगर आसपास भी मतलब 270 से थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ,
अकेले बीजेपी में, एनडीए छोड़ देता हूँ, तो थोड़ा मुश्किल तो रास्ता होने वाला। वही जो गठबंधन की बात अभी हम कर रहे थे और अशोक जी भी जो अभी जिस पर बात कर रहे थे कि पार्टियों के अंदर में इस तरीके की तकलीफ हो सकती है, अगर उसकी और डिटेल में जाऊं तो एक बड़ा आंकड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बड़ा परेशान कर सकता है किसी को भी, कि भाजपा के जितने कैंडिडेट थे इस बार इलेक्शंस में, और एक आंकड़ा ये कहता है कि उसमें से 25% वो लोग थे जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए थे। तो यानी 25% तो कैंडिडेट कांग्रेस से भाजपा में है जो इस बार खड़े थे, और उसके अलावा अलायंस अलग है जो कि कभी भी परेशान हो सकते हैं, और महाराष्ट्र और जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ये वाली दिक्कतें हैं। तो नितिन जी कैसे देखते हैं, और क्या ये वाकई में अभी आगे के 4-5 दिन इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ हो गया है, क्लियर है, पिक्चर पूरी क्लियर? बिल्कुल लवजी जी, देखिए मैं कन्विक्शन के साथ ये तो कह सकता हूँ, मेरी जो एनालिसिस और मेरी जो अपनी पर्सनल रीडिंग है, 400 पार नहीं हो रहा, ये मुझे दिख रहा है, बड़ा क्लियर दिख रहा है कि 400 पार नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार बन रही है, ये भी पता है, ये भी दिख रहा है, बहुत क्लियरली आ रहा है सरकार बन रही है। हाँ ठीक है, थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, जैसा कि अमित जी ने भी और बाकी कुछ पैनल ने भी कहा, उत्तर साइड में जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका खामियाजा जो है आपको बंगाल एंड साउथ इंडिया यहाँ से जो थोड़ा सा मेकअप होता भी दिख रहा है। तो इन सब का ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। डेफिनेटली एनडीए है, तो एनडीए के अंदर में भी जो जितने घटक है उन सबको लेकर के सरकार बनेगी, लेकिन मुझे सरकार को चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही। मैं 5 साल में अगर देखूं तो कुछ एक समय का जो छोटा मोटा जो एक मोमेंटम समय होता है उसको छोड़कर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी सरकार के बीच में नहीं दिखती है। हाँ ये है कि 2029 के बाद और 2029 पर भी जैसा कि एक पैनल मेंबर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन उस समय में नहीं हो रहा है, बिल्कुल 2029 में भी सत्ता परिवर्तन नहीं दिख रहा है। 2035-2037 तक मुझे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो बदस्तूर जारी होती हुई दिखती है। 2037 पर जाकर के कुछ प्रॉब्लम ओवरऑल विश्व पटल पर मैं बात करूं, सिर्फ भारत के पटल पर नहीं बात करूं, 2037 में जाकर विश्व पटल पर मुझे कुछ प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में इसको नहीं अभी किया हूं, उतना टाइम नहीं दे पाया हूं, पर 2037 में जाकर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखती है। अदरवाइज अभी फिलहाल मैं अगर रिसेंट सरकार की बात करूं 2029 तक के लिए, तो देखिए थोड़ी बहुत खटर पटर तो पिछली 2 सरकार में भी चलती रही है, ऐसा नहीं है कि खटर पटर नहीं चली है। जब हम बहुत सारे घटक दलों को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मन मुटा होता रहता है, बट लीडरशिप वहां पे काम करता है कि किसकी लीडरशिप पे हम कर रहे हैं, और वो लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। तो वो सब चीजें जो है वो समझ लेते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। घटक दलों को देखिए 10 साल से लेकर चल रहे हैं, तो तजुर्बा भी जो है उनका बहुत अच्छे से बन चुका है ऑलरेडी अब पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के कि किसको कैसे लेकर चलना है। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत चीज ठीक है, वो सरफेस होती है, दब जाती है, बहुत सारे मैटर्स आएंगे वो निकलते चले जाएंगे, बट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है और जो सक्सेस पाथ है वो बदस्तूर जारू रहेगा। इसमें एक बात और मैं ऐड करूं, फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर, देखिए अमित जी ने भी गुरु को लेकर, बृहस्पति को लेकर जो बात बोली है कि अभी बृहस्पति में क्या होने वाला है, इसी चीज को जो है लेकर के मैंने पिछले 1-2 महीने से बोल रहा था कि जून ऑनवर्ड जो है फाइनेंशियल सेक्टर और आगे नियर अबाउट 1 साल फाइनेंशियल सेक्टर बहुत जबरदस्त चलने वाला है। विश्व पटल पर बाकी कंट्री, उसकी स्टॉक मार्केट और बाकी सब जैसे चले वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो पीएसयू स्टॉक्स है, पीएसयू सेक्टर है, वो बहुत जबरदस्त चलने वाले हैं और बहुत बढ़िया रैली करने वाले हैं। तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा अगर ये तीनों कुंडलियां एक साथ काम करती हैं? अशोक सर, मुद्दे की बात है पैसे। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया इनकी बात। देखिए ऐसा है, सुनिए, ज्योतिष विज्ञान में आप इस बात को मान लीजिए 5वां और 6ठा घर हम लोग सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लेते हैं, और इसका कारक ग्रह होता है शनि। ओके, और अगर मैं मोदी जी की कुंडली एज ए प्राइम मिनिस्टर देख लूं
ओके, तो तुला लगन वृश्चिक राशि की कुंडली हम लोग लेते हैं, कुछ लोग वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि लेते हैं, तो यहाँ पर भी शनि बहुत प्रबल दिखाई देता है। मतलब व्यक्ति रिस्क लेता है जिंदगी में, सबसे बड़ी बात ये, जो व्यक्ति रिस्क लेता है केवल वही जीतता है। मतलब जो एक्शन करेगा उसी का रिएक्शन होगा, बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होगा। अब रही भारतवर्ष की कुंडली का सवाल, पुष्य नक्षत्र हम लेते हैं, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और शनि का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी शनि देखिए आप सप्तमेश और अष्टमेश हो जाता है और बैठा कहाँ, तृतीय भाव में बैठा है। एक समय ऐसा आएगा जब पूर्ण रूप से शनि की छाया धरती पर रहेगी और शनि प्रबल रहेगा। ओके, तो वहां पर भारतवर्ष का ये सट्टा बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत ज्यादा ऊंची उठेगी। मैं आपको एक 2005 का उदाहरण देता हूं। लवजीत जी उसके बिल्कुल विटनेस हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से उसको सुना है चीजों को। उस समय शेयर मार्केट जो थी वो 5000 के आसपास खुल गई और किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले 3 साल 4 साल में ये 10,000 जाएगी और अभी ये 75,000 के आसपास घूम रही है। और आप इस बात को मान लीजिए कि भारत के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2025 का, इसमें ये लगभग 90 से 95,000 के आसपास मार्केट घूमेगी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज हैं हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट की, इस बात को मान लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाता है उसके अंदर, उसी समय जाकर के ये जो देश विदेश के जो लोग हैं वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करने की बात को सोचते हैं। दूसरी बात, जो व्यापारी आदमी है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, एक तो होता है बीच में जो लोग दलाल होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से फायदा होता है या नुकसान होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उन लोगों के लिए अच्छा ये होता है कि जब जो विश्व के अंदर वो माल भेज रहे हैं या माल वापस लेकर के आ रहे हैं, जो उनकी कंपनी है, उनकी वैल्यूएशन कहां पर है। और वो भारतवर्ष की कुंडली में मैं वहां से इंडस्ट्री, व्यापार, बिजनेस, जहां से मैं पार्लियामेंट लेता हूं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, 10वां घर, 11वां घर लाभ, दूसरी बात 8वां माइंड यू सर, 8वां घर, और तीसरा जो घर है वो है 5वां घर, 5th हाउस, जहां से हम लोग इसकी फाइनेंशियल स्थितियों को देखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पैरामीटर्स हैं जो हमारे फाइनेंसेस को दिखाते हैं। दूसरा, छठा और 10वां घर, ये फाइनेंसेस का होता है। किसी बड़े आदमी की कुंडली आप देख लीजिए, बड़े मतलब जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, अडवाणी, अडानी या जिसकी भी देखेंगे, तो दूसरे, छठे और 10वें घर का कॉम्बिनेशन आपको 8वें घर में मिलेगा। ओके, तो मैं तीनों कुंडलियों को भी अगर मिला लूं, आपने मेरे को मंथन के लिए समय दे दिया, कंप्यूटर मेरे सामने खुला था, मैंने ये तीनों कुंडलियां आपस में खोल करके इनका इक्विलिब्रियम मैंने चेक किया इन चीजों को। और एक चीज आप और देखिए, 6 तारीख, अभी आने वाली 6 तारीख, 6th of June, ओके, 4 तारीख को शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। और मेरे हिसाब से जितनी भी आपने कॉम्बिनेशन अभी बता रहे हैं, हालांकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ कॉस्मिक वाइब्रेशंस को पकड़ने की कोशिश करता हूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, लेकिन 379 सीट्स लेकर के आ रहे हैं भाई सभी, एनडीए, नॉट बीजेपी एलोन, मैं सिर्फ एनडीए को ले रहा हूं। और दूसरी बात है, 6 तारीख को जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का, आप देखेंगे वृश्चिक राशि पर ऑलमोस्ट सभी ग्रहों की दृष्टि। वृश्चिक, सिर्फ एक स्कॉर्पियो, मोदी जी की राशि भी स्कॉर्पियो है, राहुल जी की राशि भी स्कॉर्पियो है, और 4 नंबर लगन से हमारा 5वां घर जो है शेयर मार्केट, सट्टा, फाइनेंस, ये सब वृश्चिक बनते हैं। तो मैं इसमें प्रॉस्पेरिटी नंबर 1, अब ध्यान रख लीजिए इस बात को, जीवन, मृत्यु और शादी, मैरिज, अलाइनमेंट्स, पार्टनरशिप्स, गठबंधन, ओके, ये तीनों के तीनों जो स्थितियां हैं ये बनती हैं, इसमें टूटता भी है, बनता भी है, व्यक्ति मरता भी है और व्यक्ति का जीवन भी आता है, जीता भी है। वो इज बॉर्न, इज अलाइंड, सृष्टि का निर्माण करता है अलाइनमेंट से, और उसके बाद वो मरता भी है, उसको जाना है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है। ये तीनों चीजें आप देख लीजिए। तो वृश्चिक राशि पर अगर जोर है, कॉम्बिनेशन है, वृश्चिक राशि पर पूरे ग्रहों का एक तरह से प्रेशर पड़ा हुआ है, तो वृश्चिक राशि में कुछ तो हो।
या तो मोदी जी ले जाए 100 सीट, 125 सीट, वृश्चिक राशि फलित हो गई, या ले जाए 400 के आसपास सीट, तो भी फलित हो गया। सेम चीज राहुल गांधी जी के साथ भी एप्लीकेबल है, और सेम चीज हमारी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी, फाइनेंशियल मार्केट में भी एप्लीकेबल है सर रवजीत जी। ये या तो बहुत ऊपर जाएगी या नीचे गिर जाएगी, मेरे हिसाब से ऊपर जा रही है जी। ठीक है, समय का अभाव है। नंदिता जी, कोई ऐसा सेक्टर देखती हैं जहाँ पे नजर रखी जाए अगले कुछ दिनों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, और शनि के जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप कहें फार्मा इंडस्ट्रीज हो गई, आपके आयरन एंड स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, एरो इंडस्ट्रीज लाइक एरोप्लेन्स एंड ऑल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे जो कारक तत्व हैं शनि से रिलेटेड, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इन सब एरियाज में ग्रोथ डेफिनेटली रहेगा। शेयर मार्केट में इन सब एरियाज में उछाल भी आएगा। टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज जो है, अभी इस समय मंगल बहुत ज्यादा सुदृढ़ होता गया, अपनी राशि में है बैठा हुआ, तो ये सारा अच्छा रहेगा। लेकिन ये पूरा वर्ष जो है, आप सब कहने शेयर मार्केट में बहुत उछाल आएंगे, लेकिन गिरावट भी साथ साथ आएगी। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैलेंस, बिकॉज आप इस साल के वर्ष के आखिरी क्वार्टर को अगर आप देखेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लैनेट्स या तो रेट्रो मूवमेंट में जा रहे हैं, या फिर नीच के हो जा रहे हैं, या फिर परेशानियां लेकर के आ रहे हैं। और गुरु अभी आने वाले समय में अतिचारी रहेगा, मतलब आगे जब बढ़ेगा फिर पीछे आएगा, आगे बढ़ेगा पीछे आएगा। जब भी गुरु का मूवमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड होना शुरू हो जाता है साल दर साल में, तो वो क्रिएट करता है एक टर्बुलेंस इन द गवर्नेंस, और गवर्नेंस में जब टर्बुलेंस होती है तो फिर वो शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे शेयर मार्केट डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, बिकॉज अगर इन सब चीजों में भारत को हम देखते हैं, तो अगर रिसेशन पूरे वर्ल्ड में भी आएगा तो भारत में नहीं आएगा। और ये एक बार पहले भी जब रिसेशन की वेव हिट करी थी, आई रिमेम्बर आप ही के साथ सहारा में थे हम, और सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि इंडिया में भी रिसेशन आएगा, इंडिया में रिसेशन आएगा, बट हमारी ज्योतिष जो गणना है वो कह रही थी इंडिया रिसेशन हिट नहीं करेगा, इंडिया विल सर्वाइव इट। एंड आई वाज लाफ्ड एट, वहां पे मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे ऑन एयर, मेरे पे हंस रहे थे कि ये क्या बोल रही हैं ऐसा, एंड इवेंचुअली वैसे ही हुआ। तो अभी आने वाले समय में इफ यू लुक एट इट, भारत की खुद के अपने ग्रह बहुत स्ट्रांग है, तो भारत इज इन अ प्रोटेक्टिव जोन, और इसीलिए भारत में मोदी जी वापस मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी कुंडली में काफी सुदृढ़ता है, और वो सुदृढ़ता उसी तरह के कोई भी लीडर हो जिसकी कुंडली में ऐसी सुदृढ़ता है, वही भारत को इस समय लीड करेगा, क्योंकि भारत अपने में ऑटोमेटिकली राइज करता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बाकी ग्रहों का भी आगे पीछे होने से आई सी अ साइन कर्व, आई डोंट सी कि कॉन्सिस्टेंट अपवर्ड होगा साइन कर्व, लेकिन मंगल की स्पेशली अगले वर्ष 2025 में जब मंगल की महादशा आएगी, वहां पे थोड़ा सा मध्यम गति में जाएंगे। फिर राहु में तो फिर हम वापस बहुत किस पेज में ऊपर जाएंगे, आप ये सोच रहे कि पूरे इंटरनेशनल लेवल में, वर्ल्ड में हम सर्वोच्च स्थिति में चले जाएंगे। ठीक है, नहीं मेरे पास समय का अभाव है, माफ कर कीजिएगा, आपको काट रहा हूँ। अमित जी, जल्दी से, अगर ये टर्बुलेंस जो नेता जी बता रही हैं और शेयर बाजार के अंदर में, और अगर कोई शेयर बाजार में काम करता, अगर मैं काम करता हूँ, तो क्या वास्तु के लिहाज से कोई ऐसी चीज कर सकता हूँ जिससे कि मेरा पोर्टफोलियो, यानी मेरे पैसे कम से कम अफेक्टेड हो, मेरा कम से कम नुकसान हो इस उतार चढ़ाव में? देखिए, एक तो आपको सबसे पहले तो अपने जो जहाँ पे भी आप बैठते हैं, जहाँ आप अपनी मार्केटिंग के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका जो बैठने का स्थान जो है वो साउथ वेस्ट में रखें। अपनी पीठ को साउथ की तरफ रखें, और वहां बैठेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छा पाएंगे, वहां पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे, और चीजें आपके मन मुताबिक होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 7 जुलाई तक हमारे शुक्र अस्त हैं, तो 7 जुलाई के बाद में अगर हम ट्रेडिंग करें या कुछ उसमें कुछ इन्वेस्ट करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट के हिसाब से इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छी आगे जाने वाली है, और इसमें पेट्रोलियम और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी शेयर्स होंगे, जो शनि से रिलेटेड हो या मंगल से रिलेटेड हो, वो शानदार आपके अच्छे करने होंगे, जिसमें से शोभा कह सकते हो, डीलअप कह सकते हैं, जो भी आपके अच्छे शेयर्स जिनमें है, तो वो शेयर्स आपको बहुत शानदार अच्छा रिस्पांस देंगे। लेकिन 7 तारीख तक थोड़ा वेट करें, 7 जुलाई के पश्चात इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक 11 कौड़ियां, 11 कमलगट्टे, थोड़ी सी पीली सरसों की पोटली बना करके अपने पास रखें, आप सभी रख सकते हैं, वो हमारे धन को आकर्षित करती है और हमें धन धान्य में हमारी बढ़ोतरी करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद। बढ़िया, तो ये कुछ एक टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलते चलते क्लोजिंग कमेंट शीतल जी से ले रहा हूँ। शीतल जी, इस आने वाले हफ्ते में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? पुट, कॉल, किधर रहना है? सबसे फेवरेट या दूर मेरी रहना है?
जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, पैसे कमाने का मौका बिल्कुल नहीं जाने देना है, रिस्क है तो इश्क है एलेक्स सर। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे प्लैनेट आपके चैनल पे उतर आए हैं, मतलब लाइक कोई ऐसा प्लैनेट नहीं था जो जहाँ डिस्कशन हुआ नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस रखी है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी हम लोग करेंगे, कॉल पुट की स्ट्रैटेजी स्पेशली मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। निफ्टी का लेवल मैंने शेयर किया है, 22,530 पे क्लोजिंग हुआ है, 22,850 एंड 21,800 का लेवल रहेगा। वही सेंसेक्स का क्लोजिंग था 73,961, 72,800 नीचे का लेवल, 75,000 हम लोग देखेंगे। सभी ने बोला है सेक्टर्स, बट मैं एक ही चीज हमेशा बोलती हूँ, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखिए और निफ्टी 50 में काम करिए, क्योंकि वो हमें नोन शेयर होते हैं। तो कभी भी मार्केट नीचे आता है तो निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक, जैसे हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं और बैग में डालते रहते हैं, वैसे मार्केट नीचे आएगा तो बस अच्छे अच्छे स्टॉक्स टॉप 50 के ले लीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड अमित जी ने जो सलाह दी है उसमें एक छोटी सी चीज और एक ऐड कर दूंगी, मुझे पता है एलेक्स सर टाइम की कमी है आपके पास, बट डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में। तो एक सिल्वर कॉइन जो मून का कारक होता है, तो जो कौड़ी और सरसों बोला है उसके साथ में एक सिल्वर कॉइन अगर ऐड कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट होगा। थैंक यू। बहुत सुंदर शीतल जी, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का ये बढ़िया इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए और ये सारी चीजें बताने के लिए कि किस तरीके से सरकार, बाजार और सारी चीजें होने वाली हैं, किस तरीके से हो रही हैं और क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं या किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अमित जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नंदिता जी, थैंक यू। शीतल